Is the audio video clear, people? Confirm. Good morning. Good morning. Very good. ठीक है. चलो नसरीन जी, गुड मॉर्निंग. ठीक. ओके. ना प्रीवियस क्लास में हमने व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट देखे थे. ठीक है, फाइन. इन टुडेस टॉपिक वी विल बी लुकिंग एट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, एंड इट्स कंजर्वेशन. ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसेट फॉर अस, ठीक है, एंड वी नीड टू कंजर्व इट नॉट ओनली फॉर अस बट आल्सो फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस. एंड इसकी वजह से हो क्या रहा है, so many animals, so many plants, they are actually completely wiped out from the surface of the earth. मतलब आगे आने वाले जनरेशंस देख ही नहीं पाएंगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कभी डोडो नहीं देखा होगा, क्वागा नहीं देखा होगा, थाइलेसन नहीं देखा होगा. यस, व्हाई? बिकॉज हम लोग जब पैदा हुए, बाय दैट टाइम दे वर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. वैसे ही हमारी आगे वाली जनरेशन जो आएंगी, से 50 इयर्स नेक्स्ट, इनको ये टाइगर नहीं दिखेगा. ठीक है, सो ये चीजें जो हो रही है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. अच्छा, अब हम बोलेंगे, इज अ क्वेश्चन अराइजेस, सपोज वी डू नॉट सी दीज ऑर्गेनिजम्स, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ऑर्गेनिज्म था, चला गया. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली? द प्रॉब्लम इज नॉट द डिसअपियरेंस ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म. द प्रॉब्लम इज with its disappearance an important component of the food chain or the food web is also lost. ये no, if you have studied the organism and population, उसमें आप प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स पढ़े होंगे. तो हर एक कंपोनेंट अपना काम करता है, हर एक कंपोनेंट अपना काम करता है. ठीक है, तो जब वो कंपोनेंट वहां से डिसअपियर हो जाता है, then it's a void created. Now, in order to replace that organism and all its functions, it's very difficult. Sometimes it is replaced, sometimes it is not. ये common question पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में भी. Suppose the tiger is wiped out, ठीक है, what would be the outcome? The outcome would be that particular area would become a barren land. क्यों? टाइगर मर गया. अब टाइगर किसको खाता था? डियर और एनी अदर herbivores. Now they increase in population. Yes, क्योंकि उनको जो खाता था प्रेडेटर, which controlled their population, वो अब नहीं रहा, तो इनकी पॉपुलेशन में ग्रोथ हो गई, and the growth is exponential. अब वो किसे खाते हैं? घास वगैरह. That is the primary producer. तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी. अब घास तो इसी एरिया में है ना, its population cannot increase, it's limited. So ये उस पर ओवरग्रेजिंग करेंगे, as a result of which the primary producers, the grasses, etc., will also be wiped out. And उसके बाद ultimately घास नहीं रहेगी, तो उनके बीच में हो जाएगी competition. Now either they will migrate or they will die. Hence, entire food chain, entire ecosystem is lost. And just imagine, ये चीज अगर हर जगह पे हो, तो how fast the ecosystems will be wiped out. एक छोटा सा एंगल था, just to open your eyes up, कि disappearance of these organisms कैसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, that's why इनकी conservation is a top priority for us. Unfortunately, people don't realize this. ठीक है, आजकल की जो कॉन्सेप्ट है, people think we are so busy with our lives, offices, work, etc. नेचर की किसको पड़ी है? But actually,
the only thing this, we must be concerned about is nature. Because if the nature is not there, we will also cease to exist. Simple. तो हमको अपने काम के साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ नेचर भी देखना पड़ेगा. Understood? Clear? So let us see how, what are the pros, what are the cons, कैसे हो रहा है, क्या क्या disappear हो रहा है, कैसे disappear हो रहा है, इनको conservation करने के लिए are there any government policies there, कैसे implement होते हैं, what is the list, red data, green data, books, red data books, green data books, conservation की list, IUCN क्या है, all these things we'll see. ठीक है? Okay. तो शुरू करते लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से. अब ये है क्या, एज आई हैव जस्ट टोल्ड, ठीक है, सेवरल फॉरेस्ट एंड इट्स हैबिटेट्स, several forests and its habitats, ये already धीरे धीरे डिप्रिशिएट हो रहा है. Means the area covered by the forest have been disappearing along the time. ठीक है, along with it various animals, just a minute, ठीक है, along with it the various animals and the organisms present in it, they are also suffering. Why? Because if their habitat is lost, obviously they would also have no place to go. ठीक है, so this loss of biodiversity is not only in terms of the forest areas or habitats, is also its inhabitants, मतलब जो लोग वहां रहते हैं. Fine. So once they are completely wiped out, that is what we call loss of biodiversity. Now this is not a very fast process. ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था this year itself. The cause of quick disappearance of the biodiversity, forests, etc. is due to, and the answer is anthropogenic intervention. मतलब मैन मेड. जब तक हम लोग किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करते, the process runs smoothly, and once the man starts to interfere with things, the entire process is lost. ठीक है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ क्रॉपलैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स कम्युनिकेशन के लिए, माइनिंग साइट, स्टोन क्वेरीज, रिसर्च फैसिलिटीज, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स ये कहाँ बनते हैं? ऑन लैंड इटसेल्फ. Say for example, in order to build roads, we wipe out big trees, forests, etc. and create them. In the process, हम लोग ने रोड बना दिया, but the road actually travels through a dense forest. ठीक है? अब now once the people started to move along, use those roads, तो हम लोग forest के अंदर से जा रहे हैं. And there is no restriction. Why? Because there's no governance or there's no monitoring. What people do there? उन्होंने वहां पे bottles फेंक दिए, liters डाल दिए, ठीक है, और some people go for adventures inside it. जाकर वहां पे they create pollution, etc. तो पहले that land was unexploited, hence it was conserved. Now when the people started to move through it, they interfered with the natural processes. So simple thing is, anthropogenic methods की वजह से, interventions की वजह से, this loss of biodiversity, which was at a very slow rate previously, now it has increased to a very, very high rate. ठीक है, imagine the tigers now became so less in number. Project Tiger was introduced, and to our good luck, this project was successful, and now India has become a hub for tigers.
and the model Project Tiger is also now taken up by other countries like Indonesia, Bali. They are taking it up and they are using it to conserve tigers. Even the same model has been used for conservation of lions in Africa. ठीक है, तो luckily it has happened. तो इनकी अभी from the completely or gravely endangered species now they have come to vulnerable. तो improvement हुई है since the number has increased and the Royal Bengal tigers etc. इनकी quantity भी बढ़ गई है. We'll see that later on. अब देखो जरा. First of all, IUCN. What exactly is IUCN? पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको. Do you remember? International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. ये इसकी full form है. ठीक है. Many people say International Union of Conservation of Nature, IUCN, but ये last में भी लगता है. That is the reason why it is asked in questions. IUCN, International Union Conservation Nature हो गया, लेकिन ये लास्ट में जुड़ता है. Why? Because पहले इसको IUCN में खाली नेचर तक रखा गया था. Then it was modified and this natural resources was added later. तो अभी इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज हो गई है. ठीक है, ओके. So IUCN Red List in 2004 said that 784 species, ठीक है, 784 species, that is उसमें से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? 338 vertebrates, 359 invertebrates, 87 plants, they have become extinct in the last 500 years. Just imagine करो 500 साल में approximately 800 species have disappeared. Okay. Just a second, people. Hello. Class is here. I mean, secretary of class. Class सारी call back होगी. Okay. Now, 784 species, out of which 338 vertebrates, 359 invertebrates, 87 plants. Fine. Now, imagine approximately 800 species have disappeared in 500 years. So per year, approximately 2 species disappear. Now, this is not, and this is recorded data. क्यों? See, जब आप बोलते हैं ना कि extinct हो गया या disappear हो गया, so that is a very difficult thing to assess. Why? Because something that you know of, जो आपको commonly दिखता है, and जिसके बारे में आपको जानकारी है, when that is disappearing, you have record of it. But in the wild, something which was not discovered or something which was not known to you or perhaps not studied, वो अगर disappear हो गया तो you will not even know about it. Got the point? उसे हम लोग कहते हैं disappeared in wild. So this data is only an official data of those organisms that we have been monitoring. So imagine how many unmonitored might also have disappeared, and that is nowhere in the records. Got the point? So therefore, ये data is only recorded data. This number can be too much, which we haven't even known of. ठीक है? Okay. Now, इसके examples में देखिए, dodo, quagga, thylacine, Steller sea cow, ठीक है, and the tiger subspecies in Bali, Java, Caspian, etc. Now, पहली बात तो है, you should understand कि ये red list क्या है. Basically, IUCN ने एक wing बनाया, ठीक है, उसका नाम दिया गया
WWF, ठीक है। और WWF क्या हो गया? वो फाइटिंग वाली रेसलिंग वाली चीज नहीं है। WWF इज वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इट डज, इट लुक्स इनटू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ नेचर, वाइल्ड लाइफ, ये सब, ठीक है। So in order to make people aware, every year they do a detailed study, a detailed research, and make a list. What is that list? Of all the extinct species, endangered species, vulnerable species, critically endangered species, इनकी एक लिस्ट बनती है every year, and that list is published, circulated throughout the world. इससे होता क्या है? People become aware of what are the various problems, what are the various threats to nature, and किनको हम लोग को कंजर्व करना है. Fine. So that is because unless and until the government intervenes and the people become aware, the entire process will not be successful. Okay. So in order to protect them, government intervention is also required. That must be like something which is taken up in the policies of the government. ठीक है. हम लोग बाद में इसके बाद देखेंगे कि how the governments have taken up policies and taken up these issues seriously now. ठीक है. We'll see that. देखो. So that is the red list. Fine. अच्छा, इसमें आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि there are various facts here and so much data. सब याद रखना पड़ेगा आपको. And there is no shortcut to it. You'll have to remember them. जैसे मान लीजिए डोडो, ठीक है. This is the picture of the dodo, and that is the reason why ये जो ऑडियो विजुअल चीजें हैं ये आपको हेल्प करती है. Why? You can easily remember the picture, and that can help you in study. ठीक है, that can help you in study. तो ये डोडो है. Basically, dodo was the national bird of Mauritius. ठीक है, and was considered to be a very very important bird in its ecosystem. क्यों? इसकी वजह से खाली डोडो तो नहीं मरा. डोडो की वजह से when the dodo was extinct, various plants जो इस पर डिपेंडेंट थे. Why? Because ये seed dispersal का काम करता था. So it used to eat the fruits and disperse the seeds. तो वो plants भी मर गए. So co-extinction बोलते हैं हम इसे. That came across. Fine. Remember this. एक तो डोडो नाम याद रखेंगे, साथ में which country it belonged to. That is Mauritius. Then quagga. Quagga basically क्या है? It's जो अभी का जो zebra है, modern day zebra, ये इसका ancient version है. ठीक है? Means the organisms before zebra. अब जो modern day zebra है, zebra से पहले क्या था? quagga था. ठीक है? Then thylacine. आपने ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया थाइलासाइन ये पढ़ा होगा कहाँ? इवोल्यूशन में. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, याद है आपको? यस, द टैस्मानियन वुल्फ. which is an example of a marsupial. अब याद आया? adaptive radiation, divergent evolution. yes. जैसे हम लोग इसके एग्जांपल्स लेते हैं ना, यू नीड टू कनेक्ट देम टू व्हाटएवर यू हैव स्टडीड. ठीक है, उससे अच्छी रिवीजन होती है. आप जैसे ही यू कम अक्रॉस एनी वर्ड, नाउ इमेजिन वेयर एल्स हैव यू हर्ड ऑफ दैट. तो उससे आपको क्या होता है ना, यू कैन रेफर बैक. दैट इज आल्सो अ मेथड ऑफ रिवीजन. ठीक है, डू नॉट कन्फाइन थिंग्स टू द प्लेस वेयर दे आर प्रेजेंट. They must be related to other topics also. तो ये थाइलासाइन आपका टैस्मेनियन वुल्फ है. इवोल्यूशन में पढ़ा होगा आपने, इन द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इन ऑस्ट्रेलिया और एडेप्टिव रेडिएशन. ठीक है. सिमिलरली स्टेलर सी काउ, ये
इसको हम लोग डुगोंग बोलते हैं, ड्यूगोंग। ठीक है, दिस वाज फाउंड इन द साइबेरियन रीजन एंड द रशियन यूक्रेनियन रीजन। ठीक है, इट वाज जो आजकल आप देखते हैं मॉडर्न डे सील, ये सील का ही एक वर्जन था। ठीक है, देन सिमिलरली द टाइगर्स, नाउ पहले टाइगर्स, यू विल बी शॉक्ड टू नो कि टाइगर्स जैसे नो आर नॉट फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, द बाली, जावा, कैस्पियन टाइगर्स, ये मोस्टली आपकी एशियन वर्जन ऑफ टाइगर्स है। देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ टाइगर्स, जैसे आपकी साइबेरिया रीजन में व्हाइट टाइगर्स होते हैं। ठीक है, जैसे पोलर बेयर्स आर व्हाइट वैसे ही। बट बिसाइड्स दैट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक अफ्रीका और इन नो यूएस, द अमेरिकन सबकॉन्टिनेंट, जैसे आपको साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोपियन रीजन्स, वहां पे टाइगर्स नहीं मिलते। टाइगर्स आर कन्फाइंड टू एशिया। ठीक है, मोस्टली। Therefore, when Indonesia, यहाँ पे the largest varieties of tigers and quantity में थे, but suddenly they started to disappear, and now इनकी जो content है, they, it has decreased to almost nil. But despite of that, they have conserved its genetic makeup, and they're trying to revive it from the wild through artificial conservation methods. See, let's see if it becomes successful. As I've mentioned previously also, जैसे Royal Bengal Tiger project था, Project Tigers, that has been used or replicated, and it has been, going well. Let's see how successful they are. ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? I hope याद रहेगा। ठीक है, now just a brief of all those that we saw. 27 species of, these dodo, etc. They have disappeared in the last 20 years. Just imagine how the rate has been increasing. Okay, greater than 15,500 species face the threat of extinction as of today. Means by the time the year ends, okay, almost इसमें से आधे extinct हो जाएंगे in the wild. Similarly, 12% of the birds, 23% of the mammals, 32% of amphibians, and 31% gymnosperm species face threat of extinction. ये सिंपली फैक्ट्स है। इफ यू आर रेफरिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, या वहां पे सारे के सारे ये फिगर्स, फैक्ट्स मेंशन्ड होंगे। यू विल हैव टू रिमेंबर देम। व्हाई? बिकॉज कहीं से भी उठा के परसेंटेज के साथ मैच वाला क्वेश्चन डाल देगा, एंड इफ यू आर नॉट नोइंग द एग्जैक्ट वैल्यूज और नंबर्स, आप नहीं कर पाएंगे। सो यू विल हैव टू रिमेंबर देम। दैट्स व्हाई these chapters are not very difficult in terms of concepts, but are difficult in terms of figures and data. तो डेटा यहाँ पे आपको याद रखनी पड़ेगी, अदरवाइज डिफिकल्ट। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अप्रोक्सीमेटली इस चैप्टर की वेटेज आई हैड मेंशन प्रीवियसली आल्सो 3 से 4 क्वेश्चंस की होती है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 16 to 20 मार्क्स। ठीक है, ऑन एन एवरेज। ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन तो आते ही है। दिस ईयर इटसेल्फ वी हैड 4 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, सो देयरफॉर you'll have to focus on it. 16 question मतलब your rank can move 20-30,000 ऊपर नीचे. Okay, you can see Bali tiger, Javan tiger, the Caspian tiger. ठीक है, look into this. The current species extinction rate is 100 to 1,000 times faster. This statement is very important. Look into it. 100 to 1,000 times faster than in the pre-human times. अभी humans की वजह से the increase in the rate of extinction is approximately 10 times. Okay, if this trend continues, nearly half of all the species on earth might be extinct within the next 100 years. Imagine this statistical thing.
100 years में approximately half of the species on earth will disappear. ठीक है? And if they disappear, we know it's a great worry. क्यों? हम भी इन पे dependent है, either directly or indirectly. And if that happens, we will also be threatened. हमारी existence भी एक question होगी. Let's see. Now, what are the impacts of the loss of biodiversity? Look at it. सबसे पहला ध्यान दीजिए यहाँ पे. There's a decline in plant production. ठीक है? Why? Because the lands become barren. The productivity of the land, the fertility of the lands becomes less. As a result of which, water table also declines, goes down. Hence, irrigation problems, fertility issues, etc. will also occur. As a result of which, the plant production will also decline. Okay? And over the long run, barren lands and arid places, deserts, etc. will become more, which will be uninhabitable. यहाँ पे आप नहीं रह सकते. Uninhabitable. Let's say, for example, you go to the Thar deserts, you go to the Sahara deserts, you go to the Gobi desert, South California deserts. वहाँ पे the population density is hardly 0.1%. ठीक है? Why? Because इतनी गर्मी होती है, extreme weather conditions, lack of water, etc. The population is scarce. ठीक है? Only certain types of cactus and opuntia, etc. will be seen, and along with it certain forms of animals. Human inhabitation तो possible ही नहीं है. ठीक है? So therefore, if the plant production declines, many lands would become uninhabitable. उसके बाद environmental perturbations such as drought, etc. सूखा गिरेगा, अक्कड़ जब हमें कहुचे. ठीक है? We call or refer to them as famines. Now, because of these famines, etc., what will happen? They would bring with them several kinds of diseases, epidemics. There will be scarcity of food. There will be competition between organisms, and interspecific or intraspecific competitions are always considered as minus interactions. Means it is harmful for both the competing species. ठीक है? जो उनमें से पावरफुल होगा वो जीतेगा, बट ऑन द लॉन्ग रन वो भी डिसअपियर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट, increase variability in the ecosystem processes such as plant productivity, water usage, pest and disease cycles. Now, just imagine, पहले क्या मच्छर नहीं होते थे? Yes. Then why nowadays the cases of dengue, malaria, filariasis, ठीक है, leishmaniasis, काला अजहर वगैरह इतना बढ़ गया? Why? The simple reason is two things. One, पहले people had a more sense of cleanliness. ठीक है? Population was under control. So the waste and the waste products, whatever were there, they were disposed in such a manner that they would not disturb the ecosystem. Okay? And since the population was less, by the time, the next batch of the disposable items were there, the previous batch was already decomposed and recycled. Lekin, since the population increased, now the per capita production of disposable items and the waste products, excreta, etc., is so much that it becomes very difficult for disposal. ठीक है? तो वो accumulate होता है. Before the previous batch is even has started decomposing, a new batch arrives. तो ये piling होते जा रहा है. ठीक है? One thing. Secondly, we started using, in order to control the mosquitoes and the
हाउस फ्लाइज, देन द अदर फॉर्म्स ऑफ पेस्ट, हमने क्या शुरू किया? डीडीटी. अब डीडीटी का फुल फॉर्म बता रहे बच्चा? यस, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन. इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल पेस्टिसाइड. ये लोग अब आप देखते हो ना कि स्प्रे करते हैं रोड पे, यस, जंगल वगैरह में, तो दे स्टार्ट स्प्रेइंग. वो जो स्प्रे करते हैं वो यही है, डीडीटी. ठीक है. Now they were used to kill or remove these carriers और vectors, जैसे mosquitoes वगैरह हो गया, house flies वगैरह हो गया. ठीक है. And they have been used for a long time now. तो इनिशियली ये काम करता था एंड इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती थी. बट विद द इंक्रीज इन द यूजेज एंड फ्रीक्वेंसी, अब क्या हो गया? ये जो मस्कीटोज एंड हाउस फ्लाइज वगैरह हो गए, दे नाउ हैव स्टार्टेड टू बिकम, यस, रेजिस्टेंट. जस्ट अ सेकेंड. They have started to become resistant. अब अगर रेजिस्टेंट हो गए तो इन पर ये डीडीटी काम नहीं करती है. समझ में आया? Now the DDT is not working on them as they have become resistant. Now since they have become resistant and DDT does not work on them, तो इनकी संख्या बढ़ गई, दी पॉपुलेशन इंक्रीज, इनकी साइकिल जो हो गई वो फास्टर हो गई. अब देखोगे आप, very quickly they complete their life cycles and generations. Now the more rapidly they complete their life cycles, the more chances are that they would become dangerous. Why? Every time a new generation comes, it becomes more resistant. समझ में आई बात? And carrier to many vectors, I mean carrier to many diseases and pathogens. समझ में आई बात? So therefore ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नाउ हाउ इज बायोडाइवर्सिटी लॉस रिलेटेड टू इट? जरा सोचिए. जैसे नेचर हैज इट्स ओन मेथड ऑफ कंट्रोलिंग. नेचर का अपना मेथड होता है कंट्रोल करने का. तो ये जो आपके वेक्टर्स वगैरह है, इंसेक्ट्स वगैरह है, ठीक है, इनको कंट्रोल में रखने के लिए देयर आर नेचुरल predators, like for example gambusia fish हो गया, dragonflies हो गए, certain varieties of aphids वगैरह हो गए, डिप्टेरन्स कॉलिप्टेरन्स वगैरह हो गए, जैसे आपकी तुम सुनते हो बिरुड़ी, या तो ये क्या करते हैं ना, ये इनको खाते हैं. They are natural predators that control the population of these, like mosquitoes etc. तो मस्कीटो के लार्वे को खा जाते हैं, ठीक है, उनके अंडों को खा जाते हैं. So that helps in checking the population. लेकिन by the use of DDT हमने क्या किया? हमने उन गुड पेस्ट्स को, गुड इंसेक्ट्स को भी मार दिया. ठीक है. So and their population decreased. Why? Because वो साइज में बड़े हैं, उनकी साइकिल, लाइफ साइकिल भी लंबी होती है. ठीक है. सो देयरफॉर उनकी अडेप्टेबिलिटी कम है. तो ये मस्कीटोज एंड हाउस फ्लाइज वगैरह ये जल्दी इवॉल्व हो गए, अब वो इवॉल्व हो नहीं पाए. एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनकी संख्या हो गई कम, इनकी संख्या हो गई ज्यादा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये लोग उत्पात मचा रहे. ठीक है. So this is a very very big impact of loss of biodiversity. ठीक है. Is that understood बच्चा? Are you clear with it? अरे समझ में आया? Yes. चलो बढ़िया, थैंक यू. ओके. नाउ ये एक पार्ट का आओ, causes the evil quartet. ठीक है. The evil quartet. अब evil quartet का अर्थ क्या है? Now evil quartet, evil का अर्थ तो समझ में आया आपको? Yes. Anything which is bad or dangerous,
जो हार्म पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, एंड जिसके मंसूबे जो होते हैं वो किसी का भला करना नहीं होता, नुकसान करना ही होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज इविल। एंड क्वार्टेट का मतलब होता है, क्वार्ट मतलब चार, फोर। सो बेसिकली हमने एंटायर बायोडाइवर्सिटी लॉस को इन चार रीजंस पे बेस किया। The four most important causes or reasons for the loss of biodiversity, उनको नाम दे दिया गया the evil quadrant। ठीक है, okay। So basically, four most important causes that bring about the biodiversity loss are referred to as the evil quadrant। ठीक है, क्या क्या है वो ध्यान दो। सबसे पहला, the first one sorry, is habitat loss, number one, and fragmentation। अब ये है क्या? Basically, due to the requirements, they, as I was just referring to, population बढ़ गया, so people need to live, हाँ? तो रहने के लिए उनको घर चाहिए। अब घर बनाने के लिए जगह है नहीं, so what do we do? जहां पे जगह है नहीं वहां पे जगह बनाएंगे। बोलने का अर्थ यह है, अब जैसे देखो सिटीज आर एक्सपैंडिंग। अब सिटीज आर एक्सपैंडिंग का क्या मतलब है? पहले जिस सिटी की एरिया मान लो एक्स थी, ठीक है, या 1000 किलोमीटर स्क्वायर था, अब वो एरिया बढ़ के 2000 या 3000 हो गया। हाउ डिड दैट हैपन? जब सिटी की एक बाउंड्री होती है, आउटसाइड और बियॉन्ड दी बाउंड्री क्या था? नेचुरल फॉरेस्ट थे या हिली एरियाज थे, जो भी था, जो कि नेचुरल हैबिटेट था किसके लिए? इन एनिमल्स वगैरह के लिए, प्लांट्स वगैरह के लिए। अब हुआ क्या? इन ऑर्डर टू एक्सपैंड हमने उन एरियाज को पहले खाली करवा दिया, मतलब पेड़ वगैरह काट दिए टू मेक देम इनहैबिटेबल फॉर अस। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट, when we removed the forest from that area, तो हमने क्या किया? जिन एनिमल्स की वो नेचुरल हैबिटेट थी, हमने उस नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। अलोंग विथ इट उन एनिमल्स को भी बेघर कर दिया। व्हाई? बिकॉज नाउ दे हैव टू लीव दैट प्लेस एंड माइग्रेट। आजकल आप देखते होंगे मैन एंड वाइल्ड जो आपके कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब हाथी घुस गया, हाथी ने इन इतने लोगों को कुचल दिया। ठीक है, वी कॉल द मैन एंड द वाइल्ड एनकाउंटर्स आर वेरी फ्रीक्वेंट नाउ। ठीक है, क्यों हो रहा है? बिकॉज उनकी नेचुरल हैबिटेट्स हैव बीन नाउ डिस्ट्रॉयड, सो दे हैव टू मूव आउट in order to survive. And when they have to move out, so once in a while उनकी population तो कम है, but man human population ज्यादा है। So once in a while there are, like, when there is human being and there's an animal, so normally the human being is not prepared and the animal is too scared। तो scared जब होगा वो क्या करेगा? अपने आप को बचाने के लिए इधर भागेगा, या एंड व्हेन इट फाइंड्स नो वे टू रन तो इस पर अटैक कर देगा। सिंपल थिंग। एंड एज अ रिजल्ट द ह्यूमन बीइंग डाइज। एंड उसकी वजह से होता क्या है? द एंटायर विलेज, द एंटायर सिटी, द एंटायर मास ऑफ पीपल, वो अपना गुस्सा इन सारे एनिमल्स पे निकालना। ठीक है, तो ये होती है प्रॉब्लम। पहले तो हम इनके घर बर्बाद करते थे, उसके बाद ये जब घर ढूंढने के लिए इधर उधर भटकते हैं तो एंड हमारे हत्थे चढ़ जाते हैं, तो इनकी बची कुची लाइफ भी हम लोग खत्म कर देते हैं। तो दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेम्बर दिस। ठीक है, हाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन।
replacement class is equals break records. Not रखो okay फाइन. उसके बाद फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? फ्रैगमेंटेशन implies the division of land into small areas. जैसे लैंड की यूजेज हमने की टू मेक रोड्स, लैंड की यूजेज हमने की टू मेक सर्टेन प्लॉट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर मेकिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जो भी है, कल्टीवेशन इवन, ठीक है. दैट इज व्हाट यू कॉल फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन एज अ नेम सजेस्ट, ब्रेकिंग इट इनटू पार्ट्स, ठीक है. तो when we divide the land on the basis of its purpose or different purposes, उसे fragmentation कहते हैं, ठीक है. तो habitat loss and fragmentation is one of the most important causes. ये question previous year question में आया हुआ है. What is considered the most important reason for the loss of biodiversity? Answer is the habitat loss and fragmentation, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट कम्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन का अर्थ होता है, ठीक है, व्हेन वी एक्सप्लॉयट एनीथिंग, व्हेन वी यूज सर्टेन थिंग्स टू अ वेरी वेरी लार्ज एक्सटेंट एंड बिकम डिपेंडेंट अपॉन इट टू मच, दैट इज नोन एज ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कहीं किसी एक लैंड से, क्रॉप के लैंड से, जो एक एग्जांपल समझो, एक क्रॉप का लैंड है, ठीक है, उसमें पहले आपकी एक टोटल ईयर में 3 फसलें होती थी. तो 3 सीजन्स, you have the rabi season, the kharif season, etc. तो 3 फसलें होती थी, ठीक है, रोटेशन के हिसाब से. अब फार्मर्स ने देखा कि 3 फसलें हम जब उगाते हैं तो इट इज नॉट financially sound or financially reasonable. क्यों? We all look into कि कैसे profitability generate हो. How can that be profitable? तो नहीं, 3 से काम नहीं बनेगा, तो 4 करते हैं, ठीक है. तो फिर उन्होंने क्या किया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स वगैरह यूज किए, डिफरेंट मेथड्स यूज किए, एंड उस क्रॉप लैंड पे 4 फसलें उगाई. अब देखा उससे भी ठीक नहीं हो रहा. क्यों? फैमिली में मेंबर्स बढ़ गए, अब 5 फसलें उगाएंगे, ठीक है. अब एक साल में जहां 2 से 3 फसलें होती थी, अब 5 से 6 फसलें बना रहे हो आप विद इन स्पैन ऑफ हार्डली 2 to 3 months. तो इससे क्या हो गया, उस पर्टिकुलर लैंड पे पहली तो नेचुरली जो फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी थी वो डिक्लाइन हो गई, ठीक है, एंड उसकी वजह से क्रॉप की क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी वो भी घट गई. नाउ नो मैटर वी आर प्रोड्यूसिंग 5 to 6 क्रॉप्स इन अ ईयर, बट उनकी क्वालिटी डिग्रेडेशन हो गई, प्लस द लैंड की भी फर्टिलिटी डिग्रेड हो गई. ये एक एग्जांपल था. वैसे ही मान लीजिए जो आप भेड़ बकरियां लोग लेकर जाते हैं, ठीक है, कहाँ लेकर जाते हैं, ग्रास लैंड्स में, जहां पे पैस्चर्स एंड मेडोज बोलते हैं मुझे, वहां पे उनको छोड़ देते हैं. यस. नाउ इफ पहले क्या होता था ना, एक रोटेशन बेसिस पे, सिंस देयर वर मेनी मेडोज एंड पैस्चर्स, तो मान लो आज चरवाए ना एक जगह पर लेकर गए इनको, एंड इन्होंने भेड़ बकरियां गाय वगैरह, इन्होंने ढेर सारी घास वगैरह खा ली, ठीक है. कल ये लोग उनको दूसरी जगह लेकर जाएंगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे दूसरी जगह लेकर जाएंगे. ऐसे करके as they could complete a cycle of 5 to 6 different areas, हफ्ते भर में जो घास इन्होंने खाई थी यहाँ पे on the first day, वो अगेन वापस से उग गई होगी. तो फिर रोटेशन करके जब यहाँ तक आएंगे वैसे ही, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रास फुल हो गया, एंड बाकी जगह पे भी वैसे उसी सिस्टमेटिकली घास उग जाएगी. तो एक पर्टिकुलर लैंड पे
जहाँ पेस्चर पे या मेडो पे स्ट्रेस नहीं आएगा। लेकिन अब ग्रेजिंग लैंड्स भी घट गए, ठीक है, पैस्चर्स वगैरह भी घट गए बिकॉज ऑफ सेम थिंग, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। तो हम लोग एक ही जगह पे कंसिस्टेंटली एक गाय भैंस भेड़ बकरियों को लेकर जाते हैं, ठीक है, एंड वहां पे उनको छोड़ देते हैं on the same land. अब every day if they visit the same pasture over a long period of time, तो धीरे धीरे क्या होगा, the rate at which the grasses etc would grow would be much lesser compared to the consumption rate, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो लैंड हो जाएगा बैरन लैंड, एज हमने वो पिक्चर में देखा था, इस प्रकार का बैरन लैंड बन जाएगा जहां पे कुछ नहीं होगा। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ओके। तो सिंपल, मैंने 2 एग्जांपल्स दिए, ऐसे बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, यू कैन कंसीडर देम, फाइन। फिर देखो एलियन स्पीसीज की इन्वेजन, मतलब बाहर से कोई स्पीसीज आती है, जैसे यहाँ पिक्चर में देख सकते हो इकॉर्निया क्रासिपेंस है, वाटर हायासिंथ। ये वाटर हायासिंथ जो है ये हमारी इंडिया की स्पीसीज नहीं है, इट्स एन एक्सोटिक स्पीसीज जो बाहर से लाई गई है इंडिया में, एंड इंडिया पहुंचकर इसने ना बहुत इतनी जल्दी स्प्रेड किया दैट इट्स स्लोली ended of all the water bodies in our region. बहुत सारे रिवर्स, बहुत सारे स्ट्रीम्स, बहुत सारे लेक्स, ठीक है, उन सब में घुस गया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आज वो रिवर्स भी डेड है और रिवर्स एग्जिस्ट नहीं करती, एंड जो है उनकी जो डेप्थ है घट गई है, वाटर कंटेंट कम गया, उनमें जो एनिमल्स वगैरह रहते थे वो भी खत्म हो गए, and the water has become filthy or so bad that it cannot be used, मतलब completely polluted हो गया। So ये water hyacinth is such a bad thing, ठीक है। लेकिन since it has come from outside, तो इसका कोई competitor भी नहीं है यहाँ पे। Since there is no competitor, तो इसकी population unchecked हो गई and ये बढ़ता गया, and now it has become a sorrow। जो आपने सुना होगा, the sorrow of Indian rivers is the water hyacinth, ठीक है। then उसके बाद देखो co-extinction, जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, डोडो का एग्जांपल दिया था आपको। तो co-extinction मतलब when two species are interdependent, two species are interdependent, ठीक है, then they exist in a mutualism, मतलब ये कुछ करता है तो उससे बेनिफिट होता है, एंड वो कुछ करता है तो इसको बेनिफिट होता है, ठीक है, एंड बोथ एग्जिस्ट टुगेदर। सो इफ देयर इज लाइक रिमूवल ऑफ वन, या एक उनमें से एक्सटिंक्ट हो जाए तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पे भी आएगा, एंड स्लोली वो जो वो जिस वजह से इस पर डिपेंडेंट था, those things will not be fulfilled. If that is not fulfilled, then that other species will also slowly become extinct. Since both of them die, ठीक है, together or become extinct together, we call this co-extinction, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, we'll see them one by one, ठीक है। पहले देखो habitat loss and fragmentation. As you have seen here, most important cause of loss of biodiversity क्या है, habitat loss। तो इसके एग्जांपल्स देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, लॉस फ्रॉम 14% to 6%, मतलब अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो थे हमारे वर्ल्ड वाइड 14% के आसपास, वो अब घट के हो गए 6%, लेस देन इवन हाफ। Thousands of hectares of rainforest are being lost within hours. क्यों? क्यों? For trees etc. ठीक है, इनमें से बहुत सारे वुड टीक, ठीक है, एबोनी वगैरह मिलता है जो हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, सिमिलर देखिए, डिफोरेस्टेशन ऑफ Amazon. The Amazon rainforest is being cut for cultivating soya beans
और फॉर कन्वर्शन ऑफ ग्रास लैंड्स फॉर कैटल, जो आपको मैंने बोला ग्रेजिंग लैंड्स बना रहे, ठीक है, पैस्चर्स बना रहे। these examples are very important, इनको याद रखिएगा। अमेज़न फॉरेस्ट की लॉस की कारण क्या है? दो है, एक सोयाबीन्स की कल्टीवेशन, दूसरी ग्रेजिंग लैंड्स या पैस्चर्स फॉर कैटल, ठीक है, सिंपल, याद रखिएगा इसे, ठीक है। Similarly, fragmentation badly affects animals requiring large territories and migratory animals, मतलब मान लीजिए जैसे ये रोड बन गया भाई, ओके, अब ये एक फॉरेस्ट है, ये एक फॉरेस्ट है, पहले एक फॉरेस्ट था, अब हुआ क्या, बीच में से हमने रोड बना दिया। नाउ इमेजिन हाउ विल, मतलब यहाँ पे कोई एक प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ के जो एनिमल्स थे वो यहाँ से वहां माइग्रेट कर जाते थे, यस। लेकिन अब ये जो बिजी रोड बन गया उसकी वजह से हाउ वुड दे माइग्रेट फ्रॉम हियर टू देयर, इवन इफ दे ट्राई टू, तो उसकी वजह से होते क्या है, मैन एंड वाइल्ड एनकाउंटर्स, ठीक है, एक्सीडेंट्स वगैरह। क्यों? यहां से एक कार जा रही है, अचानक से एक डियर आ गया, ठीक है, या फिर एक एलिफेंट आ गया, फाइन, तो इधर एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी उसे ठोक देगी तो जानवर मरेगा, आदमी भी मरेंगे, और एल्स अगर जानवर बड़ा होगा लाइक एन एलिफेंट एक्सेट्रा, तो वो देखेगा, है ना, उसको डर लगेगा, थ्रेट है, तो वो अटैक कर सकता है, तो उससे भी नुकसान हो जाएगा। सो दिस इज हाउ फ्रैगमेंटेशन इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद देखिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन की एग्जांपल्स। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से नो स्टेलस सी काउ, ठीक है, इन ऑस्ट्रेलिया, एंड पैसेंजर पीजन, ये एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। स्टेलस सी काउ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम्पल जिसके रेस्पेक्ट में जो दिए गए हैं वो याद रखना, मतलब आप स्टेलस सी काउ, पैसेंजर पीजन की एग्जाम्पल हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन में नहीं दे सकते हो। So the stellar sea cow and the passenger pigeon की जो example है वो with respect to over exploitation ही दोगे आप, ठीक है, ओके, ठीक है। Then look into the alien species invasions. Alien species cause decline or extinction of the indigenous species, मतलब अगर बाहर से कोई भी स्पीसीज आया तो उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर अलग होगी, उसकी रेजिस्टेंस अलग होगी, उसकी इम्यूनिटी वगैरह अलग होगी, फूड हैबिट्स अलग होगी, नाउ एंड उसकी रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, ग्रोथ रेट वगैरह सब अलग होगा। तो इफ देयर आर नो कॉम्पिटिटर्स फॉर इट हियर ऑन द माइग्रेटरी लैंड, तो क्या होगा, उससे ग्रोथ वगैरह एंड उसकी जो पॉपुलेशन है बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, and it will be so powerful after some time that it will not allow other species to actually prosper. Hence, because of this one species, the other species will be eradicated. ये होती है आपकी एलियन स्पीसीज इन्वेजन की रीजन, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स फॉर एलियन स्पीसीज इन्वेजन इंपॉर्टेंट, देखो द नाइल पर्च, दिस इज द नाइल पर्च, फाइन। नाउ जब ये नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, इनटू द लेक विक्टोरिया, कहा इंपॉर्टेंट, नाइल पर्च लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका, वहां इंट्रोड्यूस किया गया, तो वहां पे ये जो कलरफुल फिश थे, सीक्लेट फिश बोलते हैं हम इसे, इनका एक्सटेंशन हो गया, इट कॉज एक्सटेंशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 ग्रेटर देन 200 स्पीसीज ऑफ सीक्लेट फिश इन द लेक। क्यों? ये उनको खा जाता था। अब इसकी देखो ये कितना बड़ा है, yes, the Nile perch is so big, when it is so big, तो in comparison to these, इनकी पॉपुलेशन, इनकी बायोमास अगर मान लो 1000 के आसपास है तो अकेला एक इसे खा जाएगा। तो when this is increasing in size too much, ये क्या बन गया, ये एक प्रेडेटर बन गया, एपेक्स प्रेडेटर, तो it will not allow other species to exist, and since ये इन पर ज्यादा
dependent था. Why? Because these were tastier fish and smaller. ठीक है, पकड़ना भी easy है, resistance कम है, तो इनको easily खाता था. Now इन पर इतना predation होना शुरू हो गया by the Nile perch that they disappeared. ठीक है, became extinct. Then in case of plants, ध्यान दो, invasive weed species like carrot grass or parthenium. This is parthenium. आपको ये हर जगह मिल जाएगा, रोड्स पे, ऑन द साइड. ठीक है, आपको मिल जाएगा कैरेट ग्रास, और ना वो ना घास सवड़िया जिनसा देखा जी. ठीक है, सिमिलरली लैंटेना कैमरा, ये भी मिलेगा आपको रोड साइड पे, स्पेशली इन दी जस्ट इन विंटर सीजन वगैरह में आपको ये दिखेगा विद दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स. ठीक है, इनफैक्ट दे वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ द कलरफुल फ्लावर्स. इवन ये जो वाटर हायसिंथ और इकॉर्निया है, इसका भी जो पर्पल कलर्ड फ्लावर्स है, सिंस इट वाज सो ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव, इनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया इंडिया में, बट उसकी वजह से इट हैज बीन सच अ बिग प्रॉब्लम नाउ. ठीक है, ओके, तो एग्जांपल्स याद रहेंगे आपको, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास. ठीक है, लैंटेना कैमरा एंड द कॉर्निया और वाटर हायसिंथ, एलियन स्पीसीज जो कि इंडिया में इन्वेड किए हैं. ओके, सिमिलरली देखो मागुरो, जो अफ्रीकन कैटफिश, क्लैरियस बोलते हैं हम इसे, ध्यान दीजिए थोड़ा, वो इंडियन कैटफिश है, ये अफ्रीकन कैटफिश है. ठीक है ना. अब इंडियन कैटफिश की जो साइज होती है वो हार्डली 1 to 1.5 किलोग्राम तक होती है, लेकिन जो अफ्रीकन कैटफिश है within a span of 1 year can increase in size up to 14 to 15 kilograms. Imagine the size and the strength. ठीक है, and ये highly carnivorous है. तो what happens, ये इतनी जल्दी इतना बड़ा हो जाएगा and slowly ये दूसरी स्पीसीज को खाना शुरू कर देगा, as a result of which उस एरिया में और दूसरी फिशेस मिलेंगी नहीं. जैसे नाइल पर्च का एग्जांपल देखा आपने, वैसे ही अफ्रीकन कैटफिश भी है. ठीक है, दी क्लैरियस गैरिपिनस. ठीक है, क्लैरियस गैरिपिनस, अफ्रीकन कैटफिश फॉर एक्वाकल्चर इज पोजिंग अ थ्रेट टू द इंडिजिनस कैटफिश. बट इसका प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया. The selling and cultivation of the Clarius Clarivinus has been shut. And जो previously थे उनको लेकर इन्होंने डिस्पोज भी कर दिया. ठीक है, big holes were dug. ठीक है, and उनमें इन लार्ज नंबर्स ट्रक्स में लोड करके उनको वहां पे डाल दिया गया. They were buried in it. Right? तो अब the African catfish is not seen, not cultivated or sold in Indian markets. ठीक है, किंतु there are some varieties of it जो कि रिवर्स वगैरह में रह गए हैं, ब्रह्मपुत्र एंड दी गैंगेटिक, इंडो गैंगेटिक रीजन्स में रह गए हैं. तो दे आर स्टिल देयर इन द वाइल्ड. तो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम जब वो अगेन स्ट्रीम्स एंड लेक्स के थ्रू आकर पहुंच जाएंगे एंड वहां पे उनकी पॉपुलेशन को खा जाएंगे. हाउ? देन लुक इनटू कोएक्सटिंक्शन. When a species becomes extinct, the species associated with it also become extinct. ठीक है, when a species becomes extinct, the species associated with it also become extinct. Why? Because of the dependency. अब देखो, extinction of the parasites when the host is extinct. तो मान लीजिए एक होस्ट है, ठीक है, जिसपे एक पैरासाइट निर्भर है, से ऑब्लिगेट पैरासाइट. क्यों? वो उसी के ऊपर ही डिपेंडेंट है. व्हाई? बिकॉज पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक. दूसरा किसी होस्ट पर वो लोग दे कैन नॉट सर्वाइव. देयरफॉर व्हेन द host will die, the parasite will also die. Similarly, in co-evolved plant pollinator mutualism, मान लीजिए कि pollinator like pollinator bee disappears. तो बी जिनको pollinate करता था
उनकी पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी, एंड इफ द पॉलिनेशन डज नॉट हैपन देन द प्लांट विल आल्सो बी अनेबल टू रिप्रोड्यूस, हेंस बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, फाइन। तो ये हो गई आपकी बेसिकली बायोडायवर्सिटी लॉस। अब देखेंगे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को। देखो नाउ कंजर्वेशन जब आप करते हैं बायोडायवर्सिटी की, देयर मस्ट बी अ गुड रीजन फॉर इट। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग किस रीजन से कंजर्वेशन करें वो यहाँ देखो। पहले हो गया नैरोली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट्स। नैरोली यूटिलिटेरियन मतलब फॉर बेसिक स्मॉल नीड्स, लाइक हम लोग फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर वुड, ठीक है, फॉर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये सब नैरोली यूटिलिटेरियन है, मतलब छोटी रिक्वायरमेंट्स, स्मॉल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जिनसे हमको इकोनॉमिक बेनिफिट्स या इकोनॉमिक चीजें इजीली मिल सके। ठीक है, तो इफ वी आर डिपेंडेंट और वी डिसाइड टू कंजर्व फॉरेस्ट ओनली टू फुलफिल आवर स्मॉल नीड्स लाइक दिस, उसे कहते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन। ठीक है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन क्या है? वी हैव एन आइडियोलॉजी एंड हम लोग कुछ बड़ा सोचते हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेचर एंड फॉरेस्ट एक्सेट्रा, बायोडाइवर्सिटी is for a higher cause, that is आपकी इकोसिस्टम प्रॉस्पर करेगी, the various exotic animals etc plants etc will survive and flourish, our future generations would also survive, they would live in a prosperity। ये एक बड़ी आइडियोलॉजी है। ठीक है, we will conserve them for our future generations। फाइन, इसमें हम लोग अपना फायदा ही खाली नहीं सोच रहे, एंड ओनली फॉर बेसिक नीड्स वी आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन फॉरेस्ट, बट रादर वी आर selflessly conserving it for the sake of our future, for the sake of the betterment of the mankind on the long run। तो वो होता है आपका ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ठीक है, देन एथिकल, हम लोग जैसे वन महोत्सव करते हैं, ठीक है, चिपको मूवमेंट हो गया, जहाँ पे एथिकली बोलते हैं कि पेड़ों को पूजा करते हैं, सैक्रेड ग्रोव्स वगैरह, जिसमें बोला जाता है पेड़ को काटना पाप होता है। फाइन, तो दोज आर एथिकल इन नेचर। फाइन, देखो narrowly utilitarian, humans derive economic benefits from nature like food, firewood, fibers, construction material, industrial products, tannins, lubricant, dyes, resins, perfumes, medicines वगैरह। ये सब किससे मिलता है हमको? फ्रॉम दी फॉरेस्ट। तो ना ये हमको इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। ओके, वी सेल देम, वी गेन फ्रॉम इट। तो ओनली बेसिक छोटी चीज है ये। Then 25% of the drugs are derived from plants. Then 20,000 species of plants have medicinal values। तो ये सब चीजें जो हम लोग देख रहे हैं, ये बेसिकली हमारी छोटी मोटी जरूरत को जो पूरा करते हैं, those are narrowly utilitarian। अब broadly utilitarian क्या है? देखो लंबी big things like Amazon को हम लोग lungs of the planet बोलते हैं। ठीक है, so Amazon forest produces about 20% of the total oxygen। तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन जो है वो इकोसिस्टम एंड इट्स सर्विसेज को रिटेन करना है। बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज। एग्जांपल अमेज़न का भी बोला आपको, लंग्स ऑफ द प्लैनेट, पॉलिनेशन थ्रू बीज, बम्बल बीज, बर्ड्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ इंसेक्ट्स। ये इनकी जो बायोडाइवर्सिटी है इसको स्प्रेड होने में ये हेल्प करता है। एस्थेटिक प्लेजर मतलब आप देखो ये भीड़ भाड़, सड़कें, हॉर्न, अननेसेसरी हॉकिंग, ट्रैफिक जैम से दूर अगर आप घूमने जा रहे हो किसी हिल स्टेशन वगैरह पे या फॉरेस्ट एरियाज में, तो यू फील काम, क्वाइट, रिलैक्स्ड। ठीक है, एक अलग तरह की एक्सपीरियंस आती है, दैट इज फॉर एस्थेटिक प्लेजर, मतलब शांति सुकून के लिए। फाइन, अब एथिकल आर्गुमेंट्स एज आई वाज टेलिंग, एवरी स्पीसीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू। तो हम लोग उनको डिस्ट्रॉय करना हमारा काम नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट हैव
the power to create. Hence, we should not even think of destroying others. क्यों? Because हम लोग जब किसी को बचा नहीं सकते तो उसे मारने का आपको हक किसने दिया? समझ में आई बात? Okay, that's why ethical arguments like save trees movements, save animals movements एक moral justification होता है. Okay. The types of conservation basically दो तरह की है बाबू. In situ conservation and ex situ conservation. In situ का अर्थ क्या है? Natural habitat जहाँ पे वो plants and animals are there. If we develop certain conservation methods to protect them there itself, then we refer to that as in situ conservation. Ex situ conservation is artificial forms of conservation, where we take these animals and plants from their natural habitats and establish them in a protected environment. Why? Because natural habitat में उनको threat होता है. They find it difficult to survive there because of competition, threat, poaching, hunting वगैरह. ठीक है? Okay. Then you can see this in situ conservations. Conservation of genetic resources within the natural, ठीक है, or human-made ecosystems in which they occur. ठीक है? It includes protected areas such as national parks हो गए, sanctuaries हो गए, biosphere reserves हो गए, cultural landscapes हो गए, natural monuments हो गए. ये सब आपकी in situ conservation में आती है. On site इसको बोलते हैं. India has 14 biosphere reserves, 90 national parks, 448 wildlife sanctuaries. ये list है, आपको ये याद रखने पड़ेंगे. ठीक है? Total number of 14 biosphere reserves है, 90 national parks है, and 448 wildlife sanctuaries है. All these are examples of in situ conservation. देखो ये national parks के examples. Eravikulam National Park in Munnar, fine. यहाँ पे आपकी ओनरशिप ऑफ लैंड, कल्टीवेशन वगैरह, एनी काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, बस वाइल्ड लाइफ का ही यहाँ पे डोमिनेंस रहता है. फिर सैंक्चुरी हो गया. ये प्रोटेक्शन इज गिवन ओनली टू द एनिमल्स. कलेक्शन ऑफ टिम्बर्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्राइवेट ओनरशिप अलाउड एज ओनली टू दोज नेटिव पीपल, जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए. ठीक है? Now, areas of land or coastal ecosystem for conservation and sustainable use, like Nilgiris biosphere reserves है. ठीक है? So biosphere reserves में क्या होता है? Land or coastal ecosystems for conservation and sustainable use are basically biosphere reserves. ठीक है? Sacred groves और forests. ठीक है? इनमें क्या रहता है? गारो खासी hills वगैरह. देखो, forests are fragments which are communally protected based on certain beliefs, moral virtues, ethical reasons, religious aspects. उसको हम लोग बोलते हैं sacred. Sacred मतलब जिसपे हम लोग कोई किसी प्रकार का religious sanctity use करते हैं. ठीक है? तो जैसे हो गया गारो खासी जयंतिया हिल्स मेघालय में, अरावली हिल्स हो गए राजस्थान में, वेस्टर्न घाट रीजन्स हो गए केरला महाराष्ट्र है, कर्नाटका में, सरगुजा चंदा बस्तर हो गया मध्य प्रदेश में. इनको ना लोग ही प्रोटेक्ट करते हैं. एंड व्हाई? बिकॉज दे फील लाइक गॉड्स एंड गॉडेसेस आर प्रेजेंट हियर. तो इनको अगर कोई हार्म करेंगे तो देन वो लोग गुस्सा हो जाएंगे एंड एज अ रिजल्ट देयर विल बी फमाइन्स एंड डिजास्टर्स. ठीक है? अब देखो बच्चा, एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है? ऑफ साइट मतलब नेचुरल हैबिटेट से दूर. It is the conservation of organisms outside the natural habitats. ठीक है? Example, genetic resource centers. ठीक है? जैसे मान लीजिए आपकी zoological parks हो गई, ठीक है, botanical gardens हो गई, gene banks हो गया, seed banks हो गया, ये सब. देखो, wildlife safari parks, zoological parks, genetic resource centers, they become ex situ sites of conservation. Okay? मतलब यहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं, एंड इन जगह पे इनको रखा जाता है. एनिमल्स आर केप्ट so that they can be protected, their numbers can be multiplied, and once their number is sustainably high,
they can be restored back into the forest. ठीक है, understood? तो वो examples देख लो, genetic resource centers, zoological parks, wildlife safaris, botanical gardens, gene banks, cryopreservation methods, ये सब आपके इसमें आ जाते हैं. Okay, then hotspots देखो, these are the regions with very high species richness, high degree of endemism, species confined only to a specific region but most threatened. ठीक है, those areas जहां पे आपकी ये स्पीसीज की रिचनेस बहुत ज्यादा होती है, दे आर रेफर टू एज हॉटस्पॉट्स. ठीक है, एंड एंडेमिज्म क्या हो गया, जहां पे वो लोग नेटिव है, मतलब द प्लेस वेयर दे आर एक्चुअली रिसाइडिंग दैट एंड कन्फाइंड टू दैट प्लेस ओनली, उसे एंडेमिज्म बोला जाता है. ठीक है, फाइन. So species confined only to a specific region but most threatened is referred to as endemism. ठीक है, in India itself, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है. अब देखो, there are 34 hotspots in the world. In total world 34 hotspots है. 3 hotspots cover India's biodiversity. Important है, याद रखना. Western Ghats, Sri Lanka, Indo-Burma and Himalayan regions. Western Ghats, Sri Lanka, Indo-Burma, Himalaya. Now, Sri Lanka क्यों बोला गया बच्चा? देखो, Sri Lanka is a different country, correct? But the Eastern Ghat जो ये है, इसकी some parts are also stretching into the Sri Lanka. इसलिए जब श्रीलंका बोलते हैं, मतलब it indicates the Eastern Ghat region of this particular coastal area. ठीक है, तो ये श्रीलंका एज अ कंट्री को नहीं बोल रहा है, ये श्रीलंकन रीजन को बोल रहा है. ठीक है, क्यों? ये जो समुद्र का रीजन है, दिस पार्ट, ये यहाँ पे इट बिलोंग्स टू बोथ इंडियन रीजन ऑल्सो, श्रीलंकन रीजन ऑल्सो. समझ में आई बात? ओके, वेस्टर्न घाट्स हो गए. ठीक है, उसके बाद देखो इंडो बर्मन हॉटस्पॉट्स हो गए. देन इन हिमालयन रीजन आपकी जो काराकोरम रेंज है, ठीक है, देन दी आपकी माउंट गुडविन ऑसिन, वो सब रीजन्स, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान रीजन, ऑल दीज आर रेफर्ड टू एज द हिमालयन रीजन्स. ठीक है, all hotspots together cover only less than 2% of the Earth's land area, but the species richness there is very high. So protection of hotspots reduce the ongoing extinctions by 30%. So अब जब hotspots are being conserved and protected, so that also has an impact on the extinction rate. ठीक है, और summits हो गए like Rio de Janeiro वाला, ठीक है, United Nations, a summit held where in Rio de Janeiro, Brazil, in the year 1992. Important date, important place, remember. ठीक है, अर्थ समिट में होता क्या है? Plans on conservation of biodiversity, sustainable use of the various biodiversity and its assets, sharing of benefits arising from genetic resources, ये सब आपकी कंजर्वेशन अर्थ समिट की एजेंडा होती है. ठीक है, फाइन. So the World Summit on Sustainable Development held in 2002 in Johannesburg. दो चीजें देखी आपने, रियो डे जेनेरो वाला चीज देखा, अर्थ समिट वो कहाँ हुआ था? रियो डे जेनेरो में in 1992. फिर 2002 में क्या होगा? वर्ल्ड समिट हुआ कहाँ पे? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में. ठीक है, and 190 countries have pledged to reduce the current rate of biodiversity loss. तो इसके साथ ही बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इट्स कंजर्वेशन वाला चैप्टर हो गया खत्म. ठीक है, यू टेक अ ब्रेक पीपल एंड विल मीट इन 10-15 minutes. विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर. इट्स अ न्यू, नॉट अ न्यू चैप्टर. रिवीजन करेंगे किसका? द ह्यूमन रिप्रोडक्शन का. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम shall be discussed and revised. ठीक है, since all the chapters we have covered in 12, तो कुछ important chapters है उन्हें रिवाइज करेंगे. ठीक है, तो जल्दी से जाइए and come back quickly. Okay, चलो.